सेकेंड लेक्चर करेंगे। सेकेंड लेक्चर सेल्फ बोलने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का हम लोग लेक्चर सेकेंड कर रहा है। सबसे पहले कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि पहले हमने क्या किया। आज से प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या क्या बात हुई प्रीवियस लेक्चर में, एक तो वो 2 पार्ट में हो गया कॉल की वजह से। उसमें हम लोगों ने जो इस चैप्टर के बैकग्राउंड पे बात की कि माइटोसिस या मियोसिस या मैं कहूं कि सेल डिवीजन, सेल साइकिल कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में सबसे हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे किया था। और कुछ फेजेस को स्टार्ट किया था, वहां पे हम लोगों फेजेस की बात की थी, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इनिशियली हमको फेजेस ऑफ सेल साइकिल में 2 फेज मिलते हैं। इनिशियली हमको 2 फेज मिले थे। फेज का नाम क्या था? एम फेज एंड इंटरफेज, ये 2 मिले थे। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी इंट्रोडक्शन में भी हमने, बैकग्राउंड में भी, इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी बातें की थी, वो वहाँ से कर लेना प्रीवियस लेक्चर से। हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सेल साइकिल में 2 तरह के फेज है। हमारे पास सेल साइकिल में 2 तरह के फेज है। फेजेस का मतलब क्या बताया था मैंने? चेंज बताया था, चेंजेस। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमको पहले से पता है, प्रीवियस लेक्चर से पता है कि इसके अंदर हमें 2 फेज मिलते हैं। कौन कौन से? एम फेज और इंटरफेज। तो लाइटिंग तो कम है यहाँ पे, तो रेड कलर दिख रहा है कि नहीं? लिखता बहुत अच्छा है रेड कलर, लेकिन दिखता बहुत कम है, इसलिए पूछ रहा हूँ। एम फेज और इंटरफेज, ये दोनों फेज के बारे में हमें क्या पता है? एम फेज वो फेज है जहां पे सेल का डिवीजन होता है, और इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल डिवीजन की तैयारी चलती है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। शॉर्ट में अगर एक लाइन अगर याद रखना हो इसके बारे में, या कभी 11th क्लास का एग्जाम दे रहे हो और उसमें 1 नंबर में आ जाए डिफाइन द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सबसे पहले लिखेंगे एम फेज, इंटरफेज। इसके बारे में क्या लिखना कि एक ऐसा फेज जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। और एक ऐसा फेज जहां पे प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन की तैयारी होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। अब प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन में मैंने पढ़ाया था, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन में सेल का ग्रोथ होना इसी में होता है। सेल का ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना। इसके अंदर हम प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन है। एक्चुअल सेल डिवीजन में सेल बस 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उसका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बटेगा और फिर ऑर्गेनेली 2 हिस्सों में बटेगा, एंड देन साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में बटेगा। यहां सिर्फ टूटने को, 2 हिस्सों में बदलने को, 2 हिस्सों में कन्वर्ट होने को, 2 बराबर हिस्सों में कन्वर्ट करने को हम लोग एम फेज बोल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा टूटने से पहले जो कुछ काम होता है उसे हम प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन मानते हैं, और उस फेज का नाम दे देते हैं, उस चेंज का नाम दे देते हैं हम लोग इंटरफेज। जैसे कि मैंने बात किया था कि क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन में, सेल का बड़ा होना, डिवाइड होने से पहले अपने ओरिजिनल साइज के जस्ट डबल साइज का हो जाएगा। सेल का बड़ा होना, सेल का बड़ा होने का मतलब उसका साइटोप्लाज्म का बड़ा होना, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ उसमें मौजूदा ऑर्गेनेली जो है उसका भी साइज जस्ट डबल होगा। तभी तो अगर टूटेगा तो 2 बराबर हिस्से, बराबर का मतलब जो पेरेंट है ना, ओरिजिनल साइज था हर चीज का, उसके बराबर का 2
पार्ट निकले, जितने भाग टूटे उतना जो है आइडेंटिकल हो पारेंट साइज का, पारेंट सेल का पारेंट ऑर्गेनेली जो भी है उसके बराबर का हो। तो सबसे पहले हमें देखिए सेल ग्रोथ में क्या दिखना होता है, साइटोप्लाज्म का ग्रो होता हुआ दिखता है, ऑर्गेनेली का ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनेली डिवाइड करता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। उसके बाद क्या होता था, क्या पढ़े थे हम लोग, उसके बाद डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए डबल को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, वो होता है। उसके बाद कार्योकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों इसमें आएंगे, यानी फेज में आएंगे, एक्चुअल डिवीजन में आएंगे, बाकी सारे प्रोसेस पिछले लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से आप कर सकते हैं। जो जो मैंने ये बात बोली है वो सब लिख रखा है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अभी पता ये चला कि फेज कितने हैं, फेजेस कितने हैं, दो है। कौन कौन से एम फेज और कौन सा इंटरफेस। फेजेस चेंज को कहते हैं और सेल के अंदर सारी चेंजेस को मिला के हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, मतलब सेल का जीवन, वो पूरी जिंदगी में जितने चेंज होता है, उसके लाइफ में जितना कुछ चेंज होता है, उन सबको मिला के मैं बोल देता हूँ सेल साइकिल। और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है, मतलब सबसे तेज चेंज है, वो है हमारा एम फेज, वो है हमारा एम फेज। और जो थोड़ा स्लो चेंज है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, उसको हम इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इस सेल साइकिल जिसके अंदर दो फेज है, एक कम ड्यूरेशन का है इसलिए छोटा जाता है, कम ड्यूरेशन तक चेंज होता है। ये ज्यादा ड्यूरेशन तक होता है इसलिए बड़ा सा जगह कवर किया हुआ है। पर इसमें चेंज होने की स्पीड और नंबर ऑफ चेंज यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ चेंज होने की नंबर थोड़ा कम है, स्पीड भी स्लो है। इसीलिए हम लोग इंटरफेस को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज, इसीलिए हम लोग इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इसके अंदर भी 3 फेज होता है, ऐसा हम लोगों ने भी पढ़ा था। इसके अंदर भी, इंटरफेस के अंदर आ जाओगे तो हमें 3 फेज देखने को मिलेगा। एक होता है G1, दूसरा होता है G2 और तीसरा होता है S फेज। S फेज, G1, G2 क्या होता है सब हमने बातें कर ली है प्रीवियस लेक्चर में। हमें S फेज में होने वाले चेंज, हम सबको मालूम है कि इंटरफेस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन होता है, ये हमको पहले से पता है। लेकिन उस इंटरफेस में एस फेज में भी प्रिपरेशन जो होता होगा ये तो हमें पता है, लेकिन एस फेज में कौन कौन सा प्रिपरेशन होता है, G1 फेज में कौन कौन सा प्रिपरेशन होता है, G2 फेज में कौन कौन सा प्रिपरेशन होता है। मैंने क्या बोला कि इंटरफेस एक ऐसा फेज है जहां पे सिर्फ सेल डिवीजन की तैयारियां चलती है, यानी तीनों मिलके सिर्फ तैयारियां करते हैं। तो G1 कौन सी तैयारी करता है, S कौन सी तैयारी करता है, G2 कौन सा तैयारी करता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले S फेज में कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं इसमें S फेज में। सबसे पहला हम सब जानते हैं कि डीएनए सिंथेसिस यहीं पे होता है, डीएनए सिंथेसिस यहीं पे होता है। डीएनए सिंथेसिस होने का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यहीं पे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन यहीं पे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहीं पे होता है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसमें। डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, सेम बात है। इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए बिकम डबल, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन समझ लो कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक डीएनए है,
और इसके अमाउंट को मैं 2C कंसीडर कर लेता हूं, इसके अमाउंट को मैं 2C कंसीडर कर लेता हूं। फिर देखना किस तरीके से ये डीएनए डबल होगा, शायद डबल होगा तो कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। ओरिजिनल अमाउंट में इस डीएनए का जो अभी डबल नहीं हुआ है मैंने 2C कंसीडर कर लिया है, तो जो डबल होने के बाद कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो ये जो पारेंट स्ट्रेन है ना, सबसे पहले खुलेगा, ये ओपन होता है, एकदम से पूरा पूरा ओपन नहीं हो जाता। मैं बना रहा हूं इसे क्योंकि यहाँ पर नहीं इसको डिटेल नहीं पढ़ना, ये जेनेटिक्स में पढ़ना, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ना है कि किस तरीके से खुलता है, थोड़ा सा बनता है फिर खुलता है, थोड़ा सा बनता है। लेकिन मैंने क्या किया कि पेरेंट स्ट्रिंग जो है, अब ये तो पेरेंट ही है, पहले का ओरिजिनल है, तो ये तो पेरेंट डीएनए है, तो पेरेंट डीएनए का स्ट्रिंग जो होते हैं ना, मैंने दिखा दिया दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों के साथ नए स्ट्रिंग बने, दोनों के साथ ही नए स्ट्रिंग बने, इस तरह से होता है। अमाउंट तो डबल हो गया था, लेकिन जो दो डीएनए बने हुए हैं, एक से जो दो डीएनए बने हैं, दोनों में नए स्ट्रिंग मौजूद है और दोनों में पुराने स्ट्रिंग मौजूद है। डीएनए रेप्लिकेशन 100% न्यू नहीं होता, 50% पुराना रहेगा स्ट्रिंग, उसके अंदर पुराना चीज रहेगा, 50% नया होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जो कि तुम आगे पढ़ोगे। नीट के सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है और इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का सिंथेसिस होता है, पहले के अमाउंट में डीएनए डबल हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है, दोनों पुराने स्ट्रिंग खुलते हैं और दोनों के साथ एक नए स्ट्रिंग बनते हैं, यानी 50% क्या हो रहा है यहाँ पे, 50% ओल्ड रहता है, 50% ओल्ड रहता है और 50% न्यू बनता है, 50% ओल्ड रहता है, ओके बेस्ट, न्यू बनता है। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिविटी, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, सेमी कंजर्वेटिव। The DNA replication is semi-conservative. ये सब प्रूफ है, ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। जो मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, उसने प्रूफ किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल है उसको लिख लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर का नहीं है वो बात, लेकिन लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस में जो एंजाइम रिस्पांसिबल है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। बोर्ड अपनी तरफ से हरकत कर रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो टाइम भी चल तो रहा था, देख लेना, बताने के बाद हो गया फिर हम वापस कर रहे हैं। चलो तो इसके लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल है, इसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हालांकि पूरा नाम इसका है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ऐसा तुम जानते होगे क्योंकि हम लोग ड्रॉपर है और ड्रॉपर को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सब कुछ आइडिया तो होता है, पहले से सुना तो होता है। और ये प्रोसेस, ये फेनोमेना, ये मैकेनिज्म डीएनए डबल करने का, डीएनए रेप्लिकेशन होता कहां पे है, तो ये एंजाइम कहां पे पाया जाता है, वहीं पे होता होगा। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है।
ऐसा निकल जाना छापो इसको। छापते रहो, मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और धीरे धीरे ये यहाँ तक लिखती है, फिर कहाँ तक लिखती है, यहाँ तक पूरा हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। दूसरा काम क्या, तो डीएनए के बारे में हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब सिंपली बात करें, डीएनए सिंथेसिस होता है। डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो एंजाइम हमने देखा कहाँ पर था, न्यूक्लियस में। एंजाइम अगर इसका न्यूक्लियस में है तो वही तो होगा भाई, जिस प्रोसेस का जो एंजाइम जहाँ पे मौजूद होता है वही तो प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड सिंपली हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन न्यूक्लियस। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं लाइन कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए के सिंथेसिस कहाँ पे होता है, रेप्लिकेशन अकर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है। और ये क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है, हालांकि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी देर के लिए आदमी चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए इस तरह की जितनी भी बातें हैं ना, मैं इस लोकेशन के साथ लिखूंगा। इसके अलावा स्पेस के अंदर, यानी इस स्पेस के अंदर, इस समय के अंदर, एक ड्यूरेशन के अंदर एक और चेंज होता है, उसका नाम है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का फॉर्मेशन G1 फेज में होता है, लेकिन सेंट्रियोल का फॉर्मेशन G1 फेज में होता है, लेकिन वो डबल होगा तब में सेंट्रोसोम बनेगा। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है, स्पेस में होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो दूसरा इवेंट है जो इस फेज के अंदर, जो इस एस फेज के अंदर आता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल एक सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ऐसा मैंने पिछले चैप्टर सेल में डिस्कस किया हुआ था। सेंट्रियोल कुछ इस तरीके के छोटा सा सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल। ये G1 फेज में बनता है, G1 फेज में बनता है, लेकिन ये डुप्लीकेशन, इसको इस तरह की होने को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब ऐसा, डुप्लीकेशन का मतलब ऐसा, इस तरह से होना, और ये एस फेज के अंदर होता है, नॉट ए G1 फेज। G1 फेज में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे से ऐसा इस फेज के अंदर होता है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ये कहां पे होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, तो होगा कहां पे, फिर साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि ये प्रोसेस, ये चीज ही जिसको सेंट्रियोल कहते हो, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो फिर ये डुप्लीकेशन वाला प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। हमने डीएनए रेप्लिकेशन को कहा कहां पे होता है, वो होता है आपका, कहां होता है, न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, जब सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन के बाद जो चीज बनती है उसका नाम क्या, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का फॉर्म, सेंट्रियोल से, ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसको सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सिंपली मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि एक सेल ही, और ये इसका न्यूक्लियस है, मैं इसमें न्यूक्लियस के देता हूँ है, उसका सेंट्रियोल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे G1 फेज में बन जाता है ये, लेकिन इस फेज में पहुंचने के बाद ये डुप्लीकेशन होता है, और डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, एक ऊपर भी होता है इस तरह से, और उसमें से फिर फाइबर निकलने लगता है, इस तरह के फाइबर्स, इस तरह के फाइबर्स निकलने लगते हैं, ऐसे फाइबर्स, इस तरह के फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, और ये फाइबर न्यूक्लियस के अंदर जाके क्रोमोसोम के साथ बाइंड करेंगे। ये फाइबर न्यूक्लियस, जब तक ये आगे बढ़ेगा ना, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन टूट जाता है, आगे हम पढ़ाएंगे, अभी सब कुछ तुम नहीं पढ़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है।
तो जैसे 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 अभी तो आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के पोर्शन पे थे ना इस चैप्टर के, कल पिछले लेक्चर तो खाली इंट्रोडक्शन ही चला था, इस लेक्चर में भी शुरू किए हैं। तो अभी सब कुछ नहीं बताए हैं, जब हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे तब हमको पता चल जाएगा कैसे किस समय और किस तरीके से कौन सा काम हो रहा है। अभी हमें कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ बस, कि जिस वक्त ये स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोसोम से ये डुप्लीकेट, यानी कि दो सेंट्रियोल का जो समेशन है उसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, सेंट्रोसोम से जिस टाइम ये स्पिंडल फाइबर, जिस तरह ये फाइबर, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, इसको हम बोलते हैं एसेट। एसेट का मतलब स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो रहा होता है, उसी दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूट रहा होता है। जैसे उसके बाद होता है वो टूट चुका होता है और जाकर वो क्रोमोसोम से बाइंड हो जाता है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको इतना ही लिखना है इसके बारे में कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो है, एसेट मतलब स्पिंडल फाइबर, पूरा लिखिए पूरा लिखिए। स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो यही होता है। कहां पे होता है? ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से निकलता है। चौथा, हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशंस या प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन मैंने कहा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरत है सेल को, इसको बहुत जरूरत है, न्यूक्लियस को इसको बहुत जरूरत है, डीएनए को इसको। डीएनए का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा हिस्टोन प्रोटीन। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, पहले तो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, मैंने कि इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा अभी समझाता हूँ, बाकी हम बाद में समझाएंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ये सेल है, और सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज जो होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है, काफी छोटा है, -12 भी लिखा हो सकता है, फर्मी में रहता है जनरली, बहुत छोटा। और इसके अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है, इसके अंदर जो पाए जाने वाला डीएनए, ये जो डीएनए है वो डीएनए अगर ह्यूमन सेल की डिप्लॉयड सेल की बात कर ले तो डीएनए 2.2 मीटर का होता है, एप्लाइड सेल की बात करें तो 1.1 मीटर का होता है। काफी बड़ा, उसके कंपेयर में ये कहां फर्मी मीटर में, कहां मीटर में, बहुत फर्क। ये समझ लो कि व्हेल मछली को मच्छर के घर में रखने के बराबर है। हाथी से बड़ा भी कोई जानदार हो, किंग कॉन्ग टाइप का, उसको मच्छर के घर में रखने की कोशिश करना है। मच्छर जहाँ पे रहता है, मच्छर का साइज जो है, अगर वो कहीं पे रहता हुआ है तो वो तो ऐसी पलता पड़ता है, जहाँ गंदा पानी होता है वहीं ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर उसका कोई घर बना दो जिस साइज का उसका घर होगा, उतने से छोटे जगह में हम हाथी से कोई बड़ी चीज को रखना चाह रहे हैं, वैसे करोड़ों, 1 मीटर का करोड़ों गुना कम, अरबों गुना कम 1 मीटर से न्यूक्लियस का साइज है, और जबकि डीएनए 2.2 मीटर का। अब इतनी बड़ी चीज को इतनी छोटी जगह पे रखना है, इतनी बड़ी चीज को अगर इतनी छोटी जगह पे रखना है तो पैक करेंगे। लेकिन मांझा जो होता है, मांझा जो उड़ाते हैं पतंग, भाई कितने 100 मीटर का होता है, लेकिन अभी छोटे से जगह में उसको रख लेते, इतने से जगह में हम रख लेते, कैसे? उसको रैप करके ऐसे ही छोड़ देना, पूरा तार खुला, पूरा धागा खुला हुआ, पूरा कमरा भर जाएगा। जो पतंगबाज होते हैं ना उनके पास, हम लोग तो ऐसे थोड़ा थोड़ा उड़ाते थे लोग, मैं पतंग उड़ाने जाता था तो आने के बाद फिर मार भी खाता था,
ज़्यादा देर तक उड़ा नहीं सकता था। लेकिन जो पतंगबाज होते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं, वो इतनी लंबी लंबी रखते हैं ना कि कोई काटे नहीं, इधर भाग जाए उधर भाग जाए, आसमान में 100 मीटर 200 मीटर तक चले जाए। उनका उसमें कुछ होता है, पैसे वैसे पे भी करते हैं वो सब लोग, पतंगबाज कहते हैं हम उनको। हर तरह का होता है, धावेबाज, पतंगबाज। अगर उनका ताबा अगर ऐसे बिखेर दिया जाए, रफली रख दिया जाए तो कमरा भर जाएगा, लेकिन वो रैप करके रख रहे हैं मांझे के साथ, एक छोटी सी जगह में आ जाती है, एक छोटे से कोने में आ जाएगा, छोटी सी जगह में आ जाएगा। उसी तरीके से इस डीएनए को भी रैप करना पड़ेगा एक छोटी सी जगह में रखने के लिए, और रैपिंग के लिए जो मांझा का काम यहाँ पे करने वाला है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन है। कुछ इस तरीके का हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ ये ऐसा नहीं कि फाइनल इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इसका है ही नहीं, चैप्टर का है ही नहीं, ये तो जेनेटिक्स चैप्टर का है। 12th क्लास का सबसे महान चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स उस चैप्टर का है, और उसमें तुम्हें ये दिखेगा कि किस तरीके का हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ रफली, ये मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन है, तो मान लो हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन का जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और डीएनए जो होता है नेगेटिव होता है। दुनिया जानती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन उस वक्त से है जब से दुनिया बनी है। यहाँ पे डीएनए नेगेटिव है, इसीलिए वो आके इस तरीके से इसके साथ रैप हो जाता है। और इसको मैं खोलूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे रैप किया हूँ तो छोटी सी जगह में आया हुआ है। ये मेरे पास डीएनए है, ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है। और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से पैकेजिंग और रैपिंग चलती है। और इसीलिए मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के लिए बहुत अहम है, क्योंकि डीएनए को रैप करके रखता है। हिस्टोन प्रोटीन का भी प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, एस फेज में 4 बड़े काम। सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, दूसरा सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, तीसरा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और चौथा प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट चेंज है जो इस फेज के अंदर हो रहा है। हम एस फेज को तो डिस्कस करके मोटामोटी ये सबसे बढ़िया यही बात है, जो इंटरफेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो डीएनए को डबल कर देता है, ये सबसे बड़ी चीज है। प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन जो सबसे बड़ी तैयारी है वो यही है। जिस तरह तुम्हारी नीट के प्रिपरेशन में सबसे बड़ी तैयारी क्या है, कोचिंग आना नहीं, सेल्फ स्टडी तो है, लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। सब कुछ पढ़ने के बाद, याद करने के बाद उस सारे कॉन्सेप्ट को आए हुए क्वेश्चन में लगाना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, ना कि वहां पर बैठ के फिर से याद करके दिखाना है कि मैं कितना जल्दी याद रख सकता हूँ, मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, कि मेन काम वही होने वाला है। डीएनए यहाँ पे सेल डिवीजन में भी मेन मकसद सेल डिवीजन का यही होता है। दो आइडेंटिकल सेल बनाने का मतलब है कि डीएनए एकदम आइडेंटिकल मिले, और उसके लिए डीएनए को डबल करना पड़ेगा। तो इस सारी तैयारियों में जो मेन काम है ना वो डीएनए डबल होना ही है, डीएनए रेप्लिकेशन ही है, और ये काम एस फेज में होता है। इसीलिए इंटरफेज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फेज एस फेज है। बाकी हम और भी करते हैं, फालतू बात, छोटे लोगों की अब बात कर लेते हैं। देखो छोटे लोगों को भी इग्नोर करके नहीं रखना चाहिए, हर किसी को इज्जत देना चाहिए, लेकिन तब सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों की ज्यादा इज्जत होती है, उसको पहले डिस्कस कर लिया। अब इनको भी हमें छोड़ना नहीं है, इनको हमें पढ़ लेना है। हमें, मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, नीट तुमको छोड़ देगा, क्योंकि नीट किस वक्त किसको इंपॉर्टेंट समझता है वो जानता है। छोड़ना कुछ नहीं है, ये पुराना टाइम होता, 2015-16 का टाइम होता, ठीक है, कहता है कुछ पढ़ लेना, इसमें क्या है, ऐसे बस। अब ऐसे करोगे तो लटक जाओगे, एरर ही नहीं है, 650 नंबर लेके आना ही आना है, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके लिए कोई एरर नहीं है। बायो में 360 में से 360 लाना पड़ेगा, 350 तो लाना ही पड़ेगा, इसलिए हर लाइन, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। तो जीवन फेज में देख लेते हैं। जीवन फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता है,
साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। इस सेल था पैरेंट सेल, उसका ये न्यूक्लियस है, चलो मान लें ये पैरेंट सेल, ये पहले क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा, यानी कि सेल ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ कैसे होगा, साइटोप्लाज्म ग्रो होगा तब सेल ग्रोथ हो जाएगा। सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म ग्रोथ, साइटोप्लाज्म ग्रोथ मतलब सेल ग्रोथ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बात है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बढ़ गया, इसका साइटोप्लाज्म इतना था, इसका साइटोप्लाज्म इतना बड़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या, सेल ग्रोथ होता है। मतलब क्या, सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता है। तो जीवन फेज में सेल का ग्रोथ होता है, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। इनिशियल सबसे काम तो पहले यही होता है, ये यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनेली भी डुप्लीकेट होता है, सारे ऑर्गेनेली नहीं, कुछ ऑर्गेनेली भी डुप्लीकेट होता है। हम सबको मालूम है कि ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन या ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के साथ तो सारी की सारी ऑर्गेनेली भी ग्रो करती है। तो ऑर्गेनेली का मैं यहाँ पे लिख दूं कि सारी के सारी ऑर्गेनेली का भी ग्रोथ होता है, ऑर्गेनेली का भी साइज जो है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी डबल हो जाता है, साइज डबल हो जाता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म बढ़ता है ना, अपने साथ साथ उसके अंदर मौजूदा ऑर्गेनेली को भी बढ़ा देता है। लेकिन इनमें से कुछ ऑर्गेनेली है जो यहीं पे दो हिस्सों में तब्दील होता है, जीवन फेज में ही टूट जाता है, जीवन फेज में ही टूट जाता है। कौन कौन सा, कुछ ऑर्गेनेली है जिसका डुप्लीकेशन भी यही हो जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये दो ऐसे ऑर्गेनेली है जिसका डुप्लीकेशन भी यही हो जाता है, डुप्लीकेशन भी यही हो जाता है। डुप्लीकेशन भी यही हो जाता है। क्या मतलब, ये मेरे पास अगर ये सेल, उसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये मेम्ब्रेन को तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे, और ये दो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होता है, उसके साथ कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसको तुम क्या बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के पास, ये इधर कहीं पे बना लेता हूं मैं, इस तरीके के फ्लैट वेसिकल्स मिल जाए मुझे, इस तरह का, इसको हम लोग गोल्गी बॉडी बोलेंगे, इसको हम लोग गोल्गी बॉडी बोलेंगे। ये जीबी, गोल्गी बॉडी जीबी, और ईआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो क्या है, ऑर्गेनेली है, ये दो क्या है, ऑर्गेनेली है। कहाँ कहाँ पे होता है मैंने बताया है, उनका डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, उनका डिवीजन कहाँ पे होता है, तो जीवन फेज में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें याद रखना है, याद रखना है कि ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन के लिए या साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन और एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे मौजूद होता है। एक ऐसा प्रोसेस है ना बेसिकली जहाँ पर रिक्वायर होती है एंजाइम की और न्यूट्रिशन, वो भी इसी फेज के अंदर मौजूद है, तो ही यहाँ पर हो जाता है। जीवन फेज में एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ मिलेगा।
इसमें और जो काम है कितने हो गए स्टूडेंट्स? एक है, नंबर दे दो तो इसको, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा चीज इसके अंदर जो होगा, फोर्थ चीज होगा इसके अंदर कि मैं कहूँ कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में अंतर। फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा दिया था, ऐसा तुम जेनेटिक्स में सुना होगा। फ्रांसिस क्रिक, एक फ्रांसिस क्रिक नाम था एक साइंटिस्ट था, जिसका एक डॉगमा था, उसको हम बोलते हैं डॉगमा, मतलब एक रूल है भाई, एक सेंट्रल रूल है, यूनिवर्सल रूल है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में होता है। सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा डॉग से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि एक मैम थी, उन्होंने बताया सेंट्रल डॉगमा के बारे में। चलो किसी बच्चे ने पूछा, एक्चुअल में मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि कुत्ते से रिलेटेड कोई बात है, और सेंट्रल डॉगमा बिल्कुल डॉग से रिलेटेड कुछ भी नहीं। सेंट्रल डॉगमा एक इंटरनेशनल रूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। हम एक सिद्धांत जानते हैं, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरनेशनल नहीं कहूँगा, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए का एक अपना रूल होता है जिसको फॉलो करता है। क्या मतलब है ये शायद मैं इस तरह से बोल के तुम्हें समझा नहीं पाया, लेकिन मैं लिख के समझा सकता हूँ इस चीज को। सेंट्रल डोगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, इसका मतलब ये है कि हर डीएनए कभी ना कभी रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपनी कंप्लीमेंट्री बनाता है, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, अपनी नई डीएनए बनाता है। और हर कंप्लीमेंट्री डीएनए से कभी ना कभी, या डायरेक्ट डीएनए से कभी ना कभी आरएनए बनता है। और हर आरएनए से कभी ना कभी प्रोटीन बनता है। ये सिद्धांत है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता भी रहता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, कॉपी बनानी पड़ेगी, जब तो डिवीजन करेगा कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर आरएनए कभी बना सकता है, फिर प्रोटीन भी बना सकता है। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है कि अगर कभी भी आरएनए बनाना है तो डीएनए से ही बनेगा, और कभी भी प्रोटीन बनाना है तो आरएनए से बनेगा। कुछ उल्टी करना मुश्किल होता है, सिर्फ वायरस ही ऐसा है जो इसमें से कुछ स्टेप्स को उल्टा कर सकता है, बाकी दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म कर नहीं सकता। कुछ वायरस ऐसे हैं, जैसे कि एड्स वायरस वैसे है जो उल्टा आरएनए से डीएनए बना देता है, तो वो कुछ ऐसे वायरस हैं। लेकिन बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म यही वाली चीज, यही वाला पैटर्न को, इसी बात को फॉलो करेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए के कंप्लीमेंट्री डीएनए भी वो बनाता रहता है जब तक उसको जरूरत पड़ेगी। ये एक प्रोसेस है कि इसी के थ्रू होना चाहिए, इसके थ्रू होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, तो हम उसको सेंट्रल डॉगमा कहेंगे। हम सब जानते हैं कि डीएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनना है, नया डीएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। कंप्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन। डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और एस फेज में होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ये कहां पे होता है? तो एस फेज में होता है। लेकिन अभी हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? G1 फेज का। तो ये दोनों चीज कहां पे हो सकता है? ये G1 में होता है। ये G1। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अकर सिर्फ यही नहीं, G2 में भी होता है। तब उसकी बात करेंगे तब वो भी देखिए, G2 में भी होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, इस सेल ने क्या किया? G1 को कंप्लीट कर दिया। एस फेज को डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, हम अब करना अब भी चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं, हम पहले कर चुके हैं। तो एस फेज हमारा हो गया, G1 हो गया।
लेकिन पहले होता क्या, हमने डिस्कस पहले कर लिया, वो हमारी मर्जी, मेरी मर्जी को मैं पहले याद करूं ना करूं, लेकिन रियल में जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है ना, लिविंग सेल का प्रोसेस है, रियल में क्या होता है? सबसे पहले जीवन ही आएगा ना, यही है ना स्टेप्स, ये पूरा सेल साइकिल यही है। सबसे पहले क्या है, इस तरह का बना लो, ये क्या हमारा एम है और ये क्या है, ये है जीवन, ये है एस, ये G2, ये M। देखो देखने में लग रहा है कि एस सबसे बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है, G1 सबसे बड़ा होता है बेस, उसके बाद एस आता है, उसके बाद G2 आता है, उसके बाद M आता है। देखने में ऐसा लगता है सबसे बड़ा G1 फेज है, उसके बाद S है, फिर G2 है, फिर M है, जैसे क्लॉकवाइज चलो वैसे चलता है। हमारा अभी मान लेते हैं कि ये वाला हो गया, यहां से सेल चल रहा था, ये सेल है, और उसका चेंज होते 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 ऑलमोस्ट यहां पहुंच गए, लगभग जीवन कंप्लीट। अगर किसी सेल ने अपना जीवन फेज कंप्लीट कर लिया, इफ सेल कंप्लीट जीवन फेज, अगर किसी सेल ने, यहां पे दूसरा दूसरा ले रहा हूं, अगर किसी सेल ने, if any cell कोई सेल complete their जीवन phase, complete जीवन phase, अगर वो अपना जीवन फेज कंप्लीट कर देगा, तब उसके बाद उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, देते हैं 3 ऑप्शंस, कैन देयर 3 ऑप्शंस, ये दिख रहा, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, उसके पास 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है कि वो क्या कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन कि वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करे, जीवन से कहां पहुंचे, एस फेज में पहुंचे, कि जीवन के बाद एस फेज आता। सबसे पहला ऑप्शन कि वो सेल क्या करे, कंटिन्यू करे, कंटिन्यू द सेल साइकिल, कंटिन्यू द सेल साइकिल and enter into S phase, और S phase में पहुंचा, तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, सबसे पहला काम ये कर सकता है, उसकी मर्जी, अगर आगे और ग्रो करना होगा, आगे और कुछ करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तब क्या करेगा, सेल जो है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इंटर ना करे, डू नॉट कंटिन्यू ना करे, एस फेज में इंटर ना करे, डू नॉट कंटिन्यू सेल साइकिल को कंटिन्यू ना करे, कंटिन्यू नहीं करेगा तो स्टेज में नहीं जाएगा, एंड बिकम ए परमानेंट सेल, एंड बिकम परमानेंट सेल बन जाए। अगर जितना उसको ग्रो करना था, जितना उसको डिवाइड करना था, कर चुका है, मैक्सिमम ग्रो कर चुका है, तो जीवन फेज के बाद वो डिसाइड करेगा, जितना डिवीजन जिस सेल को करना है वो कर लेता है, और जीवन फेज के बाद वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या करना है। नहा धोआ क्या रहेगा, बारात वारात में गए थे क्या? नहीं, आगे जो वाला सो गया, आप पूरी आज 5 ऐसा होता है, जब हम फजर में उठते हैं ना, दोबारा जब सोते हैं तो लेटी उठते हैं।
to do not continue cell cycle and become permanent. तो उसके पास ऑप्शन है, एक बार जब सेल ये जीवन फेज, इस वाले फेज को हम लोग जीवन फेज कह रहे हैं, ये जब कंप्लीट करता है ना तो यहाँ पे सोचता है कि उसको क्या करना है, अभी और डेवलप करना, फिर से डिवीजन करने का उसका मन कर रहा है तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं करना है, मेरे को जितना तरक्की करना था कर लिया, जितना डिवीजन करना था कर लिया था, परमानेंट हो जाएगा। इंसानी लाइफ में परमानेंट होने का मतलब शादी कर लेगा, जो है जितना जिंदगी में पाना था अब नहीं करेंगे, हालांकि वो कॉन्सेप्ट नहीं सही नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी इंसान के अंदर आएगी नहीं, अपने दिल के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से स्टेबिलिटी तो शायद 50-60 साल की उम्र में आ गया ना, तो शादी करनी होती है थोड़ी ना होती है, हमने अब बस बहुत गेन कर लिया, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी से ये बात बोल पाते होंगे कि हमें जितना करना था हमने कर लिया, ऐसा कम चांसेस, चाहे वो तुम नीट यूजी निकालो, पीजी निकालो, स्पेशलिटी में भी चले जाओ, स्पेशलाइजेशन में भी चले जाओ, उसका भी एंट्रेंस होता है, मेडिकल फील्ड में 3 एंट्रेंस होता है, एक बड़े एंट्रेंस होता है, ये तो करना ही पड़ता है, उसके बाद भी नहीं कह सकता कि हमने जितना गेन किया था वो कर लिया, ये ऑलिंग फीलिंग आती नहीं है इंसान के पास, जनरली इंसान ऐसा चीज है, उसको आएगी नहीं, तो कोई कहता है कि पहले जितना मुझको जो करना है वो कर लूंगा उसके बाद करूंगा, ये नहीं, एक्चुअल बात ये है कि आप सेटल हो जाऊंगा, स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तब स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पता चला कि रोस्टेड खाने का मन कर रहा है, पैसे कम बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसे में तो शादी नहीं कर सकते, मतलब एक आध 2 बार तो पैसे नहीं कम पड़ेंगे ना, जनरली किसी की आवाज में नहीं करेगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं मेरे रोज खाना है तो कम पड़ जाएगा, हर रोज खाना भी नहीं चाहिए, फैट बढ़ जाएगी, हेल्थ की बात बढ़ जाएगी, जितने भी चीजें हैं हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए तो एक ही चीज है, सैलेड खाते रहो, सुपेटी नहीं बढ़ता। यहाँ पे फिर उसको लगा कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा, अब वो इंसान तो है नहीं, उसको लग सकता मैं परमानेंट होना चाह रहा हूँ, मैं परमानेंट हो जाता हूँ, सेल साइकिल को कंटिन्यू करें। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मतलब नीट के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, करंट पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इसको हम पूछते हैं कि अगर सेल में कोई म्यूटेशन हो गया है, सेल में क्या है, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन अकर, म्यूटेशन हो चुका है, यानी सेल में प्रॉब्लम आ गया है, तो ना वो कंटिन्यू करेगा ना वो परमानेंट होगा, एग्जिट करेगा। अगर सेल में म्यूटेशन हो गया, सेल में म्यूटेशन का मतलब सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर कोई चेंज आ गया है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, नॉर्मल के कंपेयर में, पुराने के कंपेयर में अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो फिर क्या होने वाला है, फिर क्या होने वाला है कि सेल क्या करेगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को एग्जिट कर देगा, छोड़ देगा, and enter into a new phase, and enter into new phase, उसका नाम है G0 phase, जी 0 लिखा था, ये G0 quiescent phase, G0 phase, quiescent phase, G0 phase मतलब quiescent phase, गैरेज रास्ते में चल रहा था, गाड़ी खराब हो गया, तो ना वो रास्ते पे आगे बढ़ेगा, ना कहेगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, परमानेंट भी तो नहीं होगा उस जगह पे, ना आगे बढ़ेगा, आसपास के गैरेज में चला जाएगा, और आसपास के गैरेज का नाम है G0 फेज। तो इस जीवन के अंदर ही लास्ट में G0 फेज होता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, उसके अंदर अगर ये M फेज है, ये G1 है, ये S है, ये S है,
ये G2 ये जब ये सेल इसको कंप्लीट करता है ना तो उसको लास्ट में यहाँ पे एक हिडन सा फेज है जो हम दिखाते नहीं थे, इससे पहले दिखाए नहीं थे। एनसीईआरटी में देखोगे तो मिल जाएगा इस तरह थोड़ा सा सेटल फेज। ये वाला फेज है ना हल्का सा, वो G1 के साथ ही सबमर्ज्ड है, जो जनरली ऐसे पता नहीं पड़ता लेकिन है। और छोटा सा फेज है, स्मॉल और छोटा सा बारीक सा, पता नहीं पड़ता। जीवन को मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी के साथ ये फेज भी है। तो जिस फेज को हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं G0 फेज, इसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। अब गैरेज का काम करता है, यहाँ पे म्यूटेशन को ठीक किया जाता है, डीएनए जो खराब हो गया है उसको रिपेयर किया जाता है। इसको क्वेसेंट फेज भी कहते हैं, कई सारे लोग क्वेसेंट फेज कहते हैं। यहां सेल डिवाइड नहीं कर सकता, इतना है कि इस फेज में जाने के बाद अब वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, बिल्कुल वो रेस्ट पे रहेगा। उसके अंदर से रिपेयरिंग का ही काम चलेगा। ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो वैसे वैसे जोक्स आता है। अभी तो 150 है, लेकिन तुम लोग तो लोकल रास्ता ज़्यादा वही जाए और 200 पहुँचाओ। जैसे जैसे सब्सक्राइबर एनर्जी बढ़ेगी और मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, सीधे बिल अभी देश से चल रहा। देखिए मोनेटाइजेशन से पहले जो है ना, यूट्यूबर बताते हैं कि मोबाइल से रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेहतर होता है मोनेटाइजेशन से पहले। आप लोग सही थे, हम खा सकते हैं। यहाँ पे मैक्यूसेंट फेस यानी कि G0 फेस की बात करी है, मैं इस कॉन्सेप्ट की बात भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। और डिटेल के लिए मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ G0 फेस। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको समझना है। सबसे पहले मैं फिर से सेल साइकिल बनाता हूँ। मेरे पास सेल साइकिल, ये पूरा एक सेल साइकिल है, उसके अंदर ये फेज है, इसको मैं M फेज कह देता हूँ जहाँ पे सेल का डिवीजन होता है, और इसको मैं G1 कह देता हूँ, इस तरह को मैं S कह देता हूँ, और इसको G2 कह देता हूँ। जैसा जिसका साइज है उस हिसाब से मैंने बना दिया है। इसके अंदर यहाँ पे छोटा सा फेज छुपा हुआ होता है, यहाँ पे छोटा सा फेज छुपा हुआ होता है। इसको मैंने क्या नाम दिया, मैंने इसको दिया था G0 फेज। इसी को एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, क्वेसेंट फेज, क्वेसेंट स्टेज ही नाम है। बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ, और मैं इस चैप्टर में जितने भी बात किया हूँ वो भी एनसीईआरटी का ही किया, एडिशनली बात किया ही नहीं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना, जो एक बार इसमें सेल्स इंटर कर गए तो प्रोलिफरेट नहीं होंगे, आर नॉट प्रोलिफरेट, क्योंकि यहाँ पे डैमेज सेल, म्यूटेट सेल पहुंचे,
नॉट प्रोलिफरेट। वो प्रोलिफरेट नहीं होंगे, सेल जो होंगे कैसे होंगे, म्यूटेट सेल होंगे। इसे उसका प्रोलिफरेट करना, प्रोलिफरेट का मतलब जानते क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, क्विकली इंक्रीज इन नंबर। प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी भी तरीके से अपनी संख्या बढ़ाए और बहुत तेजी से बढ़ाए, उसको प्रोलिफरेट कहेंगे। ऐसे सेल अगर बहुत तेजी से बढ़ गए तो बहुत सारे म्यूटेट सेल तुम्हारी बॉडी के अंदर हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे जान पे बनाएगी। तो प्रोलिफरेट का सबसे पहले मीनिंग भी पूछ लेगा कोई ना कोई। क्विकली इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने को प्रोलिफरेट कहते हैं। और ये सेल प्रोलिफरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेल कैसा सेल है, म्यूटेट सेल है। क्योंकि ये सेल कैसा सेल है, म्यूटेट सेल है। ये म्यूटेट सेल, म्यूटेट सेल, ये सेल कैसा है, तो म्यूटेट सेल। इसका प्रोलिफरेट होना खतरनाक होता है, यानी कि ऐसे सेल्स हैं, सम सेल्स सेंसिटिव लिखता है कि जीवन फेज के अंदर सम सेल्स which are not required to divide, which are not required for dividing, for dividing. For dividing. Then they enter into quiescent states, and then they enter into G0 states. बस ये और ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल के साथ ही हो सकता है। डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व अगर करना हो तो सबसे अच्छा चीज है कि आप किसी भी प्लांट का रूट लीजिए और वहां से स्टडी करें। याद रखें कि सेल के नेचर को स्टडी करना हो किसी भी तरह का सेल, और लगभग हर तरीके के सेल इसमें मिल जाते हैं, तो बेस्ट स्टडी करने के लिए जो पार्ट्स है वो प्लांट के अंदर रूट्स है। जो रूट है ना, इस तरह का टैप रूट कहते हैं, इस तरीके का टैप लाइक लुक होता है, इसको हम रूट कहते हैं। जो रूट है ना, रूट ये बहुत अच्छा माना जाता है स्टडी करने के लिए सेल। इसके अंदर 3 जोन होता है, बना लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, वो इस तरीके के परमानेंट शेप और साइज के होते हैं, कभी कोई अपना शेप और साइज बदलते नहीं है। इसीलिए इस वाले फेज को, इस वाले रीजन को मैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो हमें परमानेंट सेल कैसा जो डिवाइड नहीं कर रहा, उसके बारे में अगर जानना हो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अभी परमानेंट भी नहीं हुए हैं, ना ही वो डिवाइड कर रहे हैं। वो अपने आप को सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, एलोंगेट कर रहे हैं। इसको हम एलोंगेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन सेल नहीं, सॉरी, मैचुरेशन फेज या मैचुरेशन रीजन कहना, ठीक है। यहाँ पे एलोंगेशन रीजन कहना। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, वहाँ पे हम करेंगे एलोंगेशन रीजन या एलोंगेशन फेज कह सकते हैं। इसमें जो होता है ना, वो सेल ना डिवाइड करते हैं ना मैच्योर होते हैं, अपने साइज को। डिवाइड तो जितना करना था करा लिया, नंबर जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब अपने साइज को बड़ा कर रहे होते हैं, फिक्स शेप में ला रहे होते हैं। यहाँ पे ये काम चल रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ सेल्स होते हैं ना, इनको स्क्रीन कलर से रख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स। इसी के अंदर सारा झमेला हो सकता है, ये सब कुछ डिवाइडिंग सेल्स। और डिवाइडिंग सेल जहां पे होते हैं उस पेज को, उस रीजन को मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक रीजन बोला करते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन बोला करते
मैथमेटिकल रीजन बोला ये बात समझ में आती है। ये मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि सारा ये सेल डिवीजन का चक्कर जी नॉट में जाना या ना जाना कहाँ पे होगा, बेसिक बेस के अंदर होगा। तो हमें अगर देखना है ना, अगर स्टडी करना है तो हम यही वाला सेल उठाएंगे। मतलब क्या उठाएंगे, रूट का टिप उठाएं, टिप, ये रूट टिप कहलाता है। ये टिप वाले हिस्से में हमको ये मैथमेटिक रीजन मिलेगा। अच्छा टिप तो हम जनरली इसको कहते हैं इसको, लेकिन इसी से हमें मैथमेटिक रीजन मिलेगा और उसी में हमें ऐसे सेल मिलेंगे जो डिवाइड कर रहे होंगे। उसी में मुझे म्यूटेशन सेल, म्यूटेट सेल के बारे में भी पता पड़ेगा कि कौन है, कैसा होता है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज किसी ने ऐसी थोड़ी ना कहानी थोड़ी ना लिखी, वो कहीं ना कहीं देखा होगा, स्टडी किया होगा। तो क्या स्टडी है, स्टडी करने के लिए क्या चीजें यूज किया था, तो इस रूट का इस्तेमाल किया था। ये बार बार नीट में सवाल आया है कि सेल की डिटेल स्टडी करने के लिए किसी तरीके के सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर जानना हो या क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में जानना हो, किसी तरह के स्टडी करने के लिए, सेल के डिटेल जानने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्या चीज होता है, तो रूट का टिप माना जाता है, रूट माना जाता है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बाद में दिखाऊंगा कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके के। पर हम बात इसकी करने वाले हैं कि जी नॉट फेस, जो जीवन फेस के लास्ट के अंदर पाया, लास्ट में पाया जाता है, उसी का हिस्सा है एक तरीके का अगर देखा जाए तो। इसके अंदर सेल प्रोलिफरेट नहीं होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं जो सेल को प्रोलिफरेट होने नहीं देते, नंबर को बढ़ाने नहीं देते, और वो बढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर बढ़ गया, क्योंकि अगर वो म्यूटेट सेल है तो बैंड बजा देगा पूरी की पूरी बॉडी का। तो इसमें क्या किया जाता, आखिरकार प्रोलिफरेट तो नहीं होता, परमानेंट भी नहीं होता, तो होता क्या, रिपेयरिंग होता है। इसमें काम क्या चलता है, तो रिपेयरिंग का काम चलता है। इसमें क्या होता है, रिपेयरिंग का काम करता है, डीएनए रिपेयरिंग का काम चलता है। डीएनए रिपेयरिंग यहीं पे होता है, रिपेयरिंग। जनरली अगर ये कोई चीज फेमस है, यानी कि जी नॉट फेस अगर फेमस है किसी काम के लिए, तो वह है डीएनए रिपेयरिंग। और डीएनए रिपेयरिंग सिर्फ डीएनए में ही हो सकता है, यानी रिपेयरिंग, ये जो जीन के अंदर रिपेयरिंग का काम है ना, वो सिर्फ डीएनए में हो सकता, आरएनए में नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं हो सकता, मतलब रियल में नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकली क्या कहेंगे कि दो स्ट्रैंड बना दिया, आरएनए को जोड़ दिया, बन गया डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आज तक कोई देखा ही नहीं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाली चीज। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाली चीज मिल सकती है, और डबल स्ट्रैंड होने की वजह से वहां पे डीएनए रिपेयरिंग पॉसिबल होता है। और रिपेयरिंग किस फेज में होता है वो बात हमें अभी करनी है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इस फेज में इस फेज में होता है, तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डीएनए रिपेयरिंग होता है। सपोज मैं डीएनए रिपेयरिंग को स्टार्ट करता हूं। ये मेरे पास डीएनए रिपेयरिंग की बात है, रिपेयरिंग की बात है। मेरे पास ये एक मिनट इसको डालते हैं, डीएनए दिख रहा, मैं पता नहीं दिख रहा, कलर ऐसा है, हल्का दिख रहा, तो मैं पूरा दिखाता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ। ब्लैक तो यार दिखेगा नहीं, व्हाइट ही लेते हैं। ये मेरे पास ये बहुत अच्छा दिखता है, दुनिया में सबसे बढ़िया कलर है वो है व्हाइट कलर। ये मेरे पास डीएनए है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। क्या होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा। सपोज मान लेते हैं ये एक स्ट्रैंड है, चलो हम खोल देते हैं, चलो काट के देख लेते हैं, ना काट के हम देख लेते हैं, ऐसा कर ये दोनों स्ट्रैंड को हमने काट के देख लिया। मैंने कहा कि यहाँ म्यूटेशन हुआ है, क्या मतलब है उसका। सपोज कि यहाँ पे इस तरीके का सीक्वेंस A T C G था, इस तरह का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे 100% क्या रहा होगा, T A उल्टा रहता है, G C, A का उल्टा T रहेगा और G का उल्टा C रहेगा।
ये रहेगा। अभी म्यूटेशन नहीं हुआ है, एकदम से फ्रेश है डीएनए, फ्रेश डीएनए, नॉन म्यूटेटेड डीएनए, तो ऐसा म्यूटेट का क्या मतलब होता है? म्यूटेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे म्यूटेट कर देता हूँ, तो यहाँ म्यूटेशन हुआ है, सपोज कि कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है म्यूटेशन। तो किस तरह से म्यूटेशन होगा? ये मेरे पास स्ट्रैंड है, ये मेरे पास स्ट्रैंड है जो म्यूटेशन के बाद का मैं बना रहा हूँ, A T C G। यहाँ पे T तो है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था? A, लेकिन है क्या वो? A तो है क्या वहाँ पे? मैंने यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, G। बाकी सब सही, बाकी सब सही, G C। सब पता चल जाएगा ये फ्रेश है और ये म्यूटेट है, क्योंकि T के सामने हमेशा A होना चाहिए, चेंज है सीक्वेंस। सब दिख जाता है डीएनए में कि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, ये आरएनए में अगर हो जाता तो नहीं दिखता। तो आप देख क्यों पा रहे हैं कि सामने में क्या है? दो स्ट्रैंड होने से ही हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि यहाँ म्यूटेशन नहीं है, यहाँ म्यूटेशन है। ये दो स्ट्रैंड होने की वजह से कंपेयर कर पा रहे हैं, इसीलिए रिपेयरिंग भी इस दो स्ट्रैंड होने की वजह से ही हो पाएगा। अब यह मालूम है क्या जी नहीं रहेगा, ये गलत सीक्वेंस है। अपने आप डीएनए क्या करेगा? इस जी नॉट फेज के अंदर जाएगा और यही काम करेगा कि अपना ये सुधार लेगा, अपना ये सुधार लेगा। A T C G, फिर यहाँ पे T G हो गया था, A कर लेगा, G है, C है, ऐसा कर लेगा। यानी कि ये डीएनए रिपेयरिंग कर लिया उसने, डीएनए रिपेयरिंग कर लिया इससे। तो डीएनए को पता है ना कि क्या चीज चेंज हो गया है और क्या चीज आना है। तो डीएनए रिपेयरिंग पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है। होता कहाँ है? तो जी नॉट फेज में होता है, सेल साइकिल के जी नॉट फेज, जो जीवन में कहीं होता है। आज के लिए हम इतना ही, कल हम बात करेंगे G2 फेज के ऊपर और फिर पहुंच जाएंगे M फेज के अंदर, यानी टोटली माइटोसिस हम कल शुरू कर देंगे इंशाल्लाह।